हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैथ्स की, तो इसमें पीआरटी चंडीगढ़ का जो 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, 2022 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था चंडीगढ़ पीआरटी का, तो उसका मैथ्स का पोर्शन मैंने लिया है। तो मैथ्स के जो है ये क्वेश्चन सारे जो हम सोल्व करेंगे। और गाइज इसमें आपको जो है सभी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कंप्लीट जो पोर्शन था 30 क्वेश्चन है। 15 जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लीजिए, 15 जो है आपके 10th के मैथ्स में से, 9 10th के मैथ्स में से। तो इस तरह से जो है टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। वो पूरा सेट जो है मैथ्स का जो पोर्शन का जो है 2022 का आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल से सोल्व करेंगे और आपको मतलब कि ट्रिक से सिखाएंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 21 क्वेश्चन है जो मेरे पास पेपर था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 21st क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय, तो इनमें से किससे डिविजिबल है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n क्यूब माइनस n निम्न ऑप्शन में से किससे विभाज्य होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बड़ा ही इजी है इसको सोल्व करना गाइज। इसमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर तो आपके 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो है। तो इसमें आप 1 से शुरू कर लो पुट करना। तो पहले आप 1 पुट करो n की जगह पे, तो ये आपका फॉर्मूला है n क्यूब माइनस n। इसमें वैल्यू पुट करनी है, पॉजिटिव इंटीजर आपको पुट करके देखने हैं। तो पहले आप 1 रख लीजिए n की वैल्यू जो है, तो दोनों ही n की जगह पे जो है 1 1 आ जाएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 जो है हर नंबर से डिविजिबल होता है। 0 इनमें से किसी से भी डिवाइड करोगे तो सबसे डिविजिबल होता है, तो इसलिए 0 हो सकता है। दूसरा लेते हैं हम यहाँ पे जो है, मतलब कि इसमें सारे ऑप्शन आपके आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम दूसरा वैल्यू जो है 2 पुट करके देखते हैं n की वैल्यू। तो 2 पुट करते हैं हम यहाँ पे n की जगह पे, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 6 जो है इन ऑप्शन में से केवल जो है 6 से डिविजिबल है और बाकी ऑप्शन से डिविजिबल नहीं है। तो इट मीन्स डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कोई भी वैल्यू पुट करोगे n की जगह पे वो 6 से जरूर डिविजिबल होगा। बाकी ऑप्शन से हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन 6 से वो 100% जो है डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, ऐसे आपने पुट करके देखना और कुछ नहीं करना इसमें। तो 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 24। अब 24 फिर देखिए 6 से डिविजिबल है, हालांकि ये 8 से भी डिविजिबल है, लेकिन कोई भी नंबर लेंगे वो हर नंबर की कोई भी वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कुछ भी रखिए आप यहाँ n की जगह पे जो है 1 से लेके 9 तक, या कोई भी नंबर रखिए आप, तो वो 6 से जरूर जो है डिविजिबल होगा। ठीक है, इनमें से किसी से हो जाएगा, कई बार किसी से नहीं होगा, लेकिन 6 से हर सिचुएशन में जो है डिविजिबल होगा, इसलिए डेफिनेटली इसका आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। 21st क्वेश्चन था ये आपका। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी 1 जो है इसकी रूट है इस इक्वेशन की जो है। तो इक्वेशन आपके सामने है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो इसका जो 1 रूट है वो जो है 1 है, तो रूट 1 है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है 1 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो रूट 1 है, यानी ये x की वैल्यू है, तो जहां जहां पे x है वहां पे आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो रूट का मतलब ये होता है कि मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकलते हैं, तो वो 2 रूट क्या होते हैं, x की वैल्यू होते हैं। तो यानी ये x की वैल्यू है आपकी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 4 और यहाँ पे x है, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, फिर से x की जगह पे 1 पुट कर देंगे हम यहाँ पे, और प्लस k और इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन बना के चलेंगे हम इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे 3 इंटू 1, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 1 3 रहेगा, और प्लस k इक्वल टू 0। 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यानी कि जो k की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 आई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 रहेगा, नहीं बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो गाइज इसके लिए जो है आपने 10th के अंदर ये टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन के अंदर जो है, तो उसको पढ़ा होगा। तो वही टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन उठा रखा लीनियर इक्वेशन के टॉपिक में से। तो मान लो 2 इक्वेशन आपकी a1x प्लस और b1 जो है y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन हमारी जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इससे से 2 इक्वेशन है। तो पहला केस ले लेते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस बनता है, यानी कि इस इक्वेशन से हमने जो x का कोफिशिएंट है वो ले लिया, यहाँ से y का कोफिशिएंट ले लिया, ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे रखना है। अगर जो है ये अगर स्टार्टिंग के a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर ये केस बनता है, तो इसका जो आंसर आएगा यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक
सॉल्यूशन, तो ये आंसर आएगा। यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है और वो एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब कि क्या होगा, यानी कि अगर इसका ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ जो बनेगा तो केवल एक ही पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से जो है ऐसी इक्वेशन का ग्राफ जो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये हो गया फर्स्ट आपका जो है। अब सेकेंड लेते हैं हम। तो सेकेंड आ जाता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये केस बनता है तो इस केस में आपका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, इसमें लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और इसके अंदर जो लाइन है तो लाइन्स आर पैरेलल। तो इसमें लाइन जो है पैरेलल होती हैं, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह से अगर इस ग्राफ से हम शो करें तो इस तरह से दो लाइनें होंगी और वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऐसी लाइन का जो ग्राफ है वो लाइन उसमें पैरेलल होंगी, तो ऐसी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और अगर जो है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो अगर इस तरह से बनता केस तो इस केस में जो है जो आंसर आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन में जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन जो है वो इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जैसे इसको ग्राफ से हम शो करें तो जैसे ये पहली लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आएगी इस तरह से। और आपको पता है कि एक लाइन पर संख्या बिंदु होते हैं, तो संख्या जो है पॉइंट होते हैं, इसलिए इनका जो सोल्यूशन होते हैं इसमें हजारों लाखों करोड़ों सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पर संख्या बिंदु होते हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, इसलिए सोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको गाइज। तो ये था आपका जो है इस तरह से, और रूल जो है मैंने बताया। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं इसी रूल पे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो A1 इसमें 6 है और A2 जो है इसमें जो है 2 है, B1 जो है -3 है और B2 जो है -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेके चलेंगे हम। और C जो है इसमें ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में 10 है, प्लस का 10, और इसमें जो है 9 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 1 आ गया है, तो यानी 3/1 3/1, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये इक्वल हो गए हैं। लेकिन ये इक्वल नहीं है, C1 अपॉन C2 जो है ये इक्वल नहीं है। तो यानी ये जो आपका क्वेश्चन बन रहा है किस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है। यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी ये वैल्यू जो है इन दोनों की इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल हो गए 3/1 है, यहाँ भी 3/1 है। यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब ये जो है सेकंड वाले केस पे जा रहा है, और इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा तो वो बनेगा कि लाइनें जो है समानांतर आएंगी, पैरेलल होंगी। अब जब लाइनें पैरेलल होंगी वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं आता है। तो अगर ऑप्शन में नो सोल्यूशन दिया होता तो भी आंसर बनता, बाकी इसमें मतलब कि नो सोल्यूशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसमें क्या लेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। तो इसमें लाइन्स पैरेलल रहेंगी यानी उनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये आंसर जो इसका बन जाएगा। हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में ये इस फॉर्म में आ जाए, नो सोल्यूशन भी दे दिया हो आपको ऑप्शन में, तो ध्यान रखना नो सोल्यूशन भी इसका आंसर हो सकता है और लाइन आर पैरेलल ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें क्या जो है हम ऐड करें या माइनस करें इस इक्वेशन के अंदर जो है। तो ये भी जो क्वेश्चन है गाइज जो है ये 10th की बुक से लिया गया है। तो 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आई थिंक उसमें 3.4 समथिंग ये एक्सरसाइज है, तो उसके अंदर से इक्वेशन जो उन्होंने उठा रखा है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो इसे सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, तो मैं एक तरीका बताता हूँ जो आपको ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो उसी को बता देता हूँ आपको। तो जैसे 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइज आप इसको लीजिए, इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है, यानी कि इसको आपने इस फॉर्मूले पे लेके आना है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो ये तरीका होगा। तो यानी कि इस वैल्यू को ए और बी वाली वैल्यू को जो है इसको आपने इस फॉर्मेट पे लेके आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे। तो कैसे लेके आएंगे, ये तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, तो ए हमने इसको मान लिया 3x को, तो अभी यहाँ पे 2ab लेके आएंगे हम 2ab, तो 2ab में 2 आ जाएगा, a 3x आ जाएगा आपका, और b क्या रहेगा, तो 2 इंटू 3x और 1/8। मैंने 1/8 क्यों रखा है, क्योंकि इसको सोल्व करके हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे ये आपका a हो गया, ठीक है, a का स्क्वायर, ये 2ab 2a और ये b हो गया आपका 1/8, तो यानी कि 2ab की फॉर्मेट आ गया आपका, ये आ गया। क्लियर है। अब इसको ऐसे भी रखना है कि आपको ये सोल्व करके आपको ये भी मिले। अब ऐसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 4 आएगा और 3x/4 हो जाएगा वापस से। तो मतलब कि इस तरह से इसको तोड़ना है कि भी ये सेम वैल्यू भी मिले हमें और ये 2ab का पूरा फॉर्मेट भी आ जाए। तो आपके पास a स्क्वायर आ गया है, 2ab आ गया, आपको चाहिए b स्क्वायर। तो b इसमें आपने किस चीज को लिया है, b आपने लिया इसमें 1/8 को, तो इट मीन्स आपका b इसमें क्या है 1/8 है। तो 1/8, अब 1/8 जो है आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, माइनस और प्लस कर दीजिए एक बार तो इसको, और माइनस का 1/8 कर दीजिए और माइनस √2 इक्वल टू 0। यानी कि अब ये जो है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मेट पे आ गया है। क्लियर है। तो अब मैं इस वाले पार्ट को जो है मतलब कि इस फॉर्मेट पे ले आऊंगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे, यानी कि 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है। तो यानी कि जो b है आपका 1/8 का स्क्वायर, तो 1/8 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा 1/64। तो इस तरह से जो इसका आंसर बनेगा 1/64 बनेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया गाइस कि कैसे इसको सोल्व करना है आपने। तो आपने ध्यान रखना है कि c वाली वैल्यू को छोड़ दीजिएगा और इस वैल्यू को जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस वाली फॉर्म में इस वाली टर्म को, सेकंड वाली टर्म को 2ab पे लेके आइए, तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा और उस b का जो स्क्वायर करेंगे वही आपका जो आंसर होगा। तो इस तरह से शॉर्ट में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया बस सभी को। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी उन दोनों APs के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी संख्याओं के बीच का अंतर जो है सेम है। इसका कहने का मतलब ये है। एंड द फर्स्ट टर्म वन ऑफ दिस इज इक्वल टू -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। तो एक की जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है और दूसरी की जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, तो दोनों के बीच की जो फोर्थ टर्म है ना, वो फोर्थ टर्म जो दोनों की है उनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया कि इन दोनों एपीज की जो फोर्थ टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन उलझाने के लिए है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपको सिंपल सा इसका मेथड बता रहा हूँ। डिफरेंस जो है सेम रहेगा गाइज, देखो डिफरेंस जो है सेम रहेगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आप अपनी तरफ से कोई भी एपी ले लीजिए। एपी क्या होती है जिनमें संख्याओं के बीच में जो है डिफरेंस सेम रहता है। तो जैसे हमने एक एपी ले ली 2 और इसमें हम 5 ऐड कर लेते हैं, तो 7 + 5 12, 12 + 5 17। इस तरह से हमने एक एपी ले ली। एक एपी और ले लेते हैं हम, एक एपी में लेते हैं, मान लो कि हमने ले लिया 4, और इसमें भी क्योंकि डिफरेंस संख्याओं के बीच का सेम है उसने बोला है, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस आपको रखना है। तो 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19। ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच के इनकी फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। तो देखो जो डिफरेंस इनकी फर्स्ट टर्म के बीच में है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों की टर्म फर्स्ट टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनकी फोर्थ टर्म के बीच में भी वही सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सेम डिफरेंस। तो आपके पास दोनों की फर्स्ट टर्म दे रखी है, पहले वाले की फर्स्ट टर्म है -1, दूसरे वाले की दूसरी जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है -8। तो जो डिफरेंस इनका होगा वही डिफरेंस जो है फोर्थ टर्म का भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो उनके बीच का डिफरेंस ना सेम रहने वाला है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब कि इसको बगैर सोल्व किए जो है सोल्व कर सकते थे। तो -1 ठीक है और -8 का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो -8 वाली टर्म को पहले ब्रैकेट में रख लीजिएगा, तभी माइनस करना ध्यान रखिएगा। तो -1 में से -8 करेंगे, बाहर आके प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि बाहर इसका माइनस है। तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो 7 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा जो है आंसर होगा इसका। तो आई थिंक गाइस क्लियर हो गया होगा कि ये आपका जो है राइट आंसर होगा इसका। चलिए तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कि D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AD equal to 2 cm and BD equal to 3 cm, BC equal to 7.5 cm and DE is parallel to BC. Then length of DE in centimeter is. तो ये भी क्वेश्चन जो है गाइस आपके ज्योमेट्री में से है और 10th क्लास से ही उठा रखा है, 10th के मैथ से ही उठा रखा है इन्होंने जो क्वेश्चन है आपका। तो 10th के मैथ से ये क्वेश्चन इन्होंने ले रखा है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पे सोल्व होगा जो आपका क्वेश्चन है। सिमिलर ट्राइंगल आपने पढ़े होंगे। तो चलिए एक ट्राइंगल ले लिया हमने A, B एंड C। ठीक है, और कह रहा है कि D इज पैरेलल टू BC। तो D ही एक लाइन है, मैंने बोला भी है यहाँ पे
डी एंड ई आर रिस्पेक्टिव द पॉइंट्स ऑन साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि डी जो पॉइंट है वो ए बी पे है और ई जो पॉइंट है वो ए सी पे है और डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक तिर्यक रेखा जो काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल जो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो वही रूल यहाँ पे लगेगा, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइनें हैं, तो ये वाला एंगल जो इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है ये दो ट्रायंगल बन गए इसके अंदर, एक तो ट्रायंगल हो गया ADE और दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल हो गया वो आपका ABC हो गया, यानी ADE और ABC। इनके अंदर दो, अगर AD के हम ट्रायंगल लें, एंगल लें, तो इसके दोनों एंगल जो इस दोनों एंगल के इक्वल होंगे और तीसरा एंगल इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन हो गया है, जो एंगल A है आपका वो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन हो गया है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए हैं। तो यानी कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अब इसमें सिमिलरिटी का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी साइड पहले हम, अच्छा आपको ये पता है कि सिमिलरिटी का रूल इसमें जो हम अप्लाई करते हैं आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम रहता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है कि सेम एंगल के अपोजिट साइड का रेशियो जो है सेम रहता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे AD लेते हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड जो है, तो इसमें हमें जो है जो ये एंगल है वो सेम एंगल यहाँ बन रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या है, DE है, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के अपोजिट साइड क्या है, BC है। तो इसमें जो है आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो AD, तो चलिए वैल्यू इसमें रख देते हैं हम। तो AD कितना था 2 सेंटीमीटर, BD कितना है 3, और BC यानी ये दे रखा है 7.5, और निकालना है क्या आपको, D की लंबाई निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ D बताना है। तो यानी ये बताना है आपको D कितना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और पूरा A भी लेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और आपका जो है D निकालना है उसको x मान लो या D ही रख छोड़ दो, उसको आपकी मर्जी है। और BC कितना 7.5 है, बराबर के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 7.5 जो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 7.5/5 = DE। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा आंसर। तो D जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर आ गया है। तो 3 सेंटीमीटर यानी B ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया गाइज कि कैसे सोल्व करना है इसको आपने। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो 27th क्वेश्चन है ये। इफ द पॉइंट P21 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A42 एंड B84, तो ऑप्शन फिर बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो ये जो क्वेश्चन है मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और इसके अंदर जो है सेक्शन फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी। वैसे इजी रहेगा सेक्शन फॉर्मूला इसके ऊपर जो अप्लाई करना। तो जैसे सोल्व करते हैं इसको, तो ये मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है हमारा AB, और P जो है कोई पॉइंट है, और उसके पॉइंट दे रखे हैं 21, और A के पॉइंट है 42, और जो B के पॉइंट है वो है आपके 84। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है हमें दिए हुए हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे M1 × X2 + M2 × X1 अपॉन M1 + M2। तो M1 M2 ये रेशियो है, जैसे ये रेशियो आप M1 मान लो तो ये आपका क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो है। जो कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट दिए होते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, सेकंड पॉइंट हमेशा y का होता है। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। और ये p के पॉइंट है आपके, तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे ये p के पॉइंट निकलेंगे। तो मान लो p का ये x पॉइंट जो आपका निकलेगा, क्योंकि हम x लेके चल रहे हैं तो p का x पॉइंट निकलेगा। ऐसे ही y लिखोगे आप यहाँ पे M1 × y2 प्लस में M2 × y1 अपॉन में M1 + M2 ऐसे लिखोगे तो फिर p y निकल के आएगा, यानी कि p का जो है सेकंड वाला पॉइंट जो आपका निकल के आएगा। चलिए अब इस पे अप्लाई करते हैं हम। तो M1 M2 क्या है, रेशियो है, और रेशियो में गिवन नहीं है, हमें जो है ये पॉइंट दे रखा है। तो इस पॉइंट को रख लेते हैं यहाँ पे 2, हमें गिवन है, इसको रख दिया हमने यहाँ पे। M1 को यूं कहीं छोड़ देते हैं, और X2 आपका कितना है 8 है। X1 क्या है, अच्छा M2 यहाँ पे रख लो, और X1 क्या है 4 है। नीचे M1 + M2 और इक्वल टू आपका ये है 2 जो है यहाँ पे वो हमने रख ही दिया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 8 M1 हो जाएगा आपका, ये 4 M2 हो जाएगा,
और यहाँ पे m1 प्लस m2 और इक्वल टू ये 2, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8m1 प्लस 4m2 इक्वल टू, तो ये इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2m1 प्लस 2m2 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा m1 इसमें से लेस होके कितना हो जाएगा आपका, ये 6m1 बच जाएगा। ठीक है, और ये 4m2 इधर ले आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 2m2 प्लस का है तो माइनस का 2m2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये हो जाएगा, m2 को इधर ले आते हैं तो m1 अपॉन m2 को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो ये माइनस का था 2 तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 2 से, तो रेशियो आ गया हमारे पास m1 m2 का -1:3, यानी कि -1/3, ये रेशियो आ गया हमारे पास, अनुपात आ गया है। m1 अपॉन m2 इक्वल टू -1/3 होगा। तो इट मीन्स ये जो माइनस में वैल्यू आई है तो ये रेशियो जो है p का यहाँ नहीं होगा, तो ये रेशियो जो है कहाँ होगा, बाहर होगा। तो यानी कि p जो आपका पॉइंट है वो यहाँ होगा, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा हमारा आंसर जो है वो 1/2 बनेगा। तो 1/2 अपॉन AB, तो ये जो है p का जो है वैल्यू आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया हुआ सभी को कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो एक्सटर्नली जो है इसमें p पॉइंट जो है एक्सटर्नल है वो AB के अंदर लाई नहीं कर रहा है, AP के बाहर जो है लाई कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा AP इक्वल टू 1/2 AB। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका 28, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 देन टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू। तो कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 है तो टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं गाइस। तो हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 -1 यानी 2 बच गया आपके पास। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आके डिवीजन में हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 आ गया है। अब 1 की वैल्यू हमें फिर से पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होती है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस 1 की जगह पे हमने ये वाली जो रूल अभी हमने इसकी जगह पे 1 किया था ना, तो वही वापस जो है 1 की जगह पे हम यही जो है टर्म लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो है ये जो है इधर ले आओ, इधर आके डिवीजन में आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में आके डिवीजन में हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 1 आपका, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब डिवाइड कर देंगे। तो मतलब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो बोथ साइड साइन थीटा इंटू कोस थीटा से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, तब भी जो है यहाँ पे 1 ही बचेगा डिवाइड होके, या फिर इसको इधर ले आओ, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा बराबर से उस तरफ जाके जो है, और इधर आके इसको भी डिवाइड करेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो उस टर्म को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा ये। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर से साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, ऊपर 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, तो एक साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर एक साइन थीटा बच जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच गया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कोस थीटा इसमें, तो एक कोस थीटा यहाँ से कट जाएगा नीचे वाले से, तो ऊपर जो है एक कोस थीटा बच जाएगा और नीचे साइन थीटा। तो यानी कुल मिला के जो हमारे पास बच गया है, यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास बच गया 1 इक्वल टू, यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ बच गया आपके पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आपको पता है कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है ये, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा की वैल्यू होती है। तो उसने ये पूछा था कि टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल है, यही पूछा आपसे। तो टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल होगा, तो 1 हमारा जो राइट आंसर होगा। तो यानी कि ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर 22 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज। तो देखिए, देखो ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है,
तो ये मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है, और इसके सामने एक टावर है। उस टावर की लेंथ कितनी है? उस टावर की जो लेंथ है 22 मीटर है। 22 मीटर हाइट का एक टावर है जो है, और लंबा कर लेते हैं टावर को, तो ये टावर हो गया। और कह रहा है ये ऑब्जर्वर जो है 22 मीटर अवे है टावर से, यानी कि टावर से जो है इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 20.5 मीटर है, यानी 20.5 मीटर की दूरी पर जो है ये व्यक्ति जो है खड़ा है। ये टावर है आपका और ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति की लंबाई जो है 1.5 मीटर है, और ये इस टावर से 20.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये जो है इस मीनार की तरफ देखता है, इस टावर की मतलब टॉप के ऊपर देखता है ऐसे, ठीक है। प्रवेश की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यानी जो यहाँ पे आई है ऑब्जर्वर की, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट है ये, तो यहाँ पे उसका माउथ है, तो यहाँ से वो देख रहा है ऊपर की तरफ जो है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ये भी जो है हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन था वो भी। तो चलिए देखिए, इसमें हमारे पास जो पूरा जो लेंथ है ये 22 है, और ये कितनी है? 1.5 है। तो जैसी बात है इसके सामने ये भी 1.5 ही होगी, और ये जो है डिस्टेंस कितने 20.5 है, तो ये भी 20.5 होगी। यानी ये नीचे रेक्टेंगल बन गया आपका, जिसकी ब्रेड्थ 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, लेंथ जो है 20.5 है। तो रेक्टेंगल से हमें कुछ नहीं करना, मेन तो हमें ट्राइंगल से मतलब होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अब देखिए पूरा जो लेंथ थी टावर की 22 मीटर थी, उसमें से 1.5 ये छोड़ दो 20 को, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी इसके आई तक की जो लेंथ है टावर की, वो कितनी बन जाएगी? वो 1.5 माइनस करेंगे 22 में से, तो 20.5 बच जाएगी। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है टावर की कितनी है? 20.5 है। तो टावर की हाइट यहाँ से 20.5, इसका बेस भी 20.5 है। तो हमारे पास P आ गया है और ये B है, तो P और B दे रखे हैं हमें। तो P अपॉन B किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन B। आपको पता होगा कि P अपॉन H आपका होता है साइन थीटा, B अपॉन H होता है कोस थीटा, ठीक है। ये तीन होते हैं, फिर इनको उल्टा दो, इनका उल्टा कर दो, तो आपके पास जो है सीकेंट थीटा कोस थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा की जो वैल्यू निकल जाती है, इनके रेसिप्रोकल होते हैं वो। तो चलिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू है P अपॉन B होती है, इसकी वैल्यू जो है कोट थीटा की B अपॉन P हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए फिलहाल टेंजेंट थीटा से मतलब हमें, तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20.5। P हमारा क्या है? 20.5 है, यानी परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा यहाँ पे? B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस भी 20.5 है। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा में देखिए कि किस थीटा की वैल्यू जो है 1 होती है। टेंजेंट थीटा में किस थीटा की वैल्यू 1 होती है? तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू जो है गाइज 1 होती है। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 45 है, 45 डिग्री है। तो जो थीटा आपको कितने का बन रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री का बन रहा है। और वैसे भी क्लियर था, ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर B और P इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, तो उसके दोनों एंगल भी जो है सेम होने चाहिए। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही है इसमें, क्योंकि ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री चलती किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। और क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की है, तो दोनों एंगल भी इक्वल हुए, तो प्रत्येक एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आपका? 45 डिग्री है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, बाकी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया कि टेंजेंट थीटा जो 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की होती है, तो इसलिए जो यहाँ पे थीटा बनेगा 45 डिग्री बनेगा। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और टेंजेंट 60 डिग्री की √3 होती है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो पूरा आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो मैथ की क्लास लगती है अपने चैनल पे जो है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ A B C आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर C इज द हाइपोटेनस, देन द रेडियस R ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय। तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपसे पूछा गया है। तो ABC जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां C जो है कर्ण है, और वृत्त की त्रिज्या R, तो वृत्त की त्रिज्या R जो कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, तो R की वैल्यू क्या है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है, जिसके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके अंदर जो है आपका सर्कल है, जो इसकी साइड को जो है टच कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है वो, यानी इसको इन सर्कल बोलते हैं। एक सर्कम सर्कल होता है, एक इन सर्कल होता है। तो ज्योमेट्री से इक्वेशन उठा रखा है इन्होंने। तो कह रहा है इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है आपकी, वो रेडियस क्या है? तो ये पूछा आपसे, जो इसका आंसर है वो रेडियस से नहीं पूछा गया है, कैसे निकलेगी। और साइड इसने दे रखी है, तो ट्रायंगल होगा आपका ये ABC, साइड इसकी A B, और हाइपोटेनस उसने बोला C है, यानी कर्ण जो है C है। तो गाइज आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तीनों मतलब कि पहली दो साइड जो है ना परपेंडिकुलर और बेस, इसको तो ऐड कर दो आप, और हाइपोटेनस को माइनस कर देना, और अपॉन में 2 कर देना।
यानी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, तो इससे जो है इसकी इन रेडियस आ जाएगी। और मान लो अगर ये सर्कल जो है बाहर होता, इस तरह से ये सर्कल बाहर होता, और फिर कहता कि जो सर्कम सर्कल है उसकी रेडियस बताओ क्या है, तो तब क्या होता है गाइस, जो हाइपोटेनस होता है ना उसका हाफ होती है इसकी रेडियस, यानी हाइपोटेनस जो इसका डायमीटर बन जाएगा सर्कम सर्कल का। तो जो सर्कम रेडियस बनेगी सर्कम सर्कल की, तो वो बनेगी आपका c अपॉन 2 या हाइपोटेनस अपॉन 2, ठीक है, हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगी। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। बाकी इस सम के अंदर आपसे जो है पूछा गया इन रेडियस इनर रेडियस पूछी है, तो यानी ये वाला रूल लगेगा, तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, यानी डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आई थिंक। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने चैनल पे जो है पीआरटी मैथ्स की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस चलती हैं, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो बना भी दी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको पीआरटी का मैथ्स तैयार करना है तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चलती हैं, जैसे रीजनिंग है, मैम जो है इंग्लिश करवाती हैं, हिंदी करवाती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड करवाते हैं, तो इस तरह से आप जो है क्लासेस वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 20 और 16 है। इसके एक कॉर्नर पर जो है एक गाय जो है बांधी गई है, और जिस रस्सी से उस गाय को बांधा गया है उसकी जो लंबाई है 14 मीटर है। तो 14 मीटर लगभग जो है ये मान के चलिए, तो यहाँ से 14 मीटर है और यहाँ से 14 मीटर है, तो इस खूंटे पे उसको बांध दिया गया है। तो इतना एरिया जो है वो चल पाएगी जो है। तो कह रहा था एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज, तो ये जो गाय है ये कितने ज़्यादा एरिया को जो चर पाएगी आपसे पूछा गया है। तो ये जो है एरिया जो है गाइस, ये गाय जो है चर पाएगी। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा कि सर्कल के अंदर जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो जैसे थीटा हो गया, तो एक किस्म से सेक्टर बन गया ये। तो सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना फॉर्मूला है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 22/7 और क्या हो जाएगी, जो रेडियस है ना ये मतलब लेंथ है जो रस्सी की, तो वो कितनी है 14 मीटर, यानी गाय को बांधा गया 14 मीटर लेंथ की रस्सी से, तो रेडियस जो है 14 हो जाएगी। और थीटा जो है रेक्टेंगल के अंदर जो है आपको पता है कि हर एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 अपॉन 360। अब इसे सोल्व कर लो, तो 94 जा 360 होता है, तो 2 2 जा 4, 7 से 7 कट गया, फिर 7 बाई 7 154, तो 154 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है चल पाएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है, तो इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो वो गाय जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो ग्रेज कर पाएगी, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस कि कैसे सोल्व करना है इसको और छोटा करना चाहो तो ये थीटा जो है 90 का है, तो 90 अपॉन 360 क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, बात एक ही है, कैसे भी कर लो सोल्व। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले सम पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट सम है, टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल्स x डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ द सर्कल, द एंगल बिटवीन विच इज। तो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री पर कोण पे झुकी हैं। तो दो टेंजेंट्स हैं, दो जो है स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, और वो x डिग्री पे एक दूसरे पे जो है मिलती हैं, यानी यहाँ पे x डिग्री एंगल बनाती है। तो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हैं और वो जो है x डिग्री का एंगल जो है बना रही हैं, ठीक है। और वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो ये वृत्त के दो बिंदु हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं होगी और ये रेडियस होती हैं, आपको पता है। तो कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है, तो जिनके बीच का कोण है, तो जो यहाँ पे जो बन रहा है ना ये, तो ये एंगल पूछा आपसे, तो ये एंगल जो है कितने डिग्री का ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। टू रेडियस ऑफ द सर्कल द एंगल बिटवीन विच इज, यानी कि इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट पे आपने दो टेंजेंट को ड्रॉ करना है। द एंगल बिटवीन विच इज, तो इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो ये एंगल आपको बताना है। तो गाइज आप ध्यान से देखो, तो ये आपका जो है क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। जैसे एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक ये और एक ये, तो चार भुजाएं होगी। और जिस फिगर में चार भुजाएं आ जाती है, 4 साइड्स आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको पता है। तो 360 में से ये एंगल आपको पता है। थ्योरम अगर आपको ज्योमेट्री की याद है
तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट पे हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये 90 का ये 90 का तो 180 तो ये हो गया। अब बाकी बच के दो एंगल, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 होगा। ये एंगल ओ मान लो आप, तो एंगल ओ और एक्स जो है वो भी 180 होंगे, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये तो x डिग्री दे रखा है आपको स्टेटमेंट में, तो ये पूछा आपसे कितने का है, तो इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि 90 90 180 हो गए दोनों, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो 180 और तो ये भी 180, 180 प्लस 180 360 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 180 है, तो ओ हमें निकालना है, तो 180 में से x माइनस कर दो तो ओ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यानी 180 माइनस x डिग्री, तो यानी सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं हम। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is. तो एक दवा कैप्सूल है जिसका जो व्यास है डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर है, ये बेलन के आकार का है, जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 गोलार्ध जो है लगे हुए हैं। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की क्षमता क्या है आपसे पूछा गया, यानी कि वॉल्यूम पूछा है आपसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये हमारा कैप्सूल हो गया, ये इसके दोनों तरफ जो है हेमिस्फीयर है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी जो कैप्सूल की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 0.5 सेंटीमीटर है, यानी जो डायमीटर है ये 0.5 है, और इसका हाफ क्या होगा 0.25। तो आपको पता है कि जो आपका हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम मिलेगी आपको, क्योंकि अगर ये डायमीटर जो है सिलेंडर का है तो जाहिर सी बात है जो हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं, हेमिस्फीयर दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस जो होगी वो कितनी होगी इसकी 0.25, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, इसको 2 से डिवाइड कर लेना तो 0.25। तो 0.25 ये रेडियस है, इधर भी जो है 0.25, यानी कैसे भी ले लो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कैसे भी ले लो। तो 0.25 जो है रेडियस आ गई दोनों हेमिस्फीयर की। तो 0.25 जो है लेस कर देंगे इधर से भी, तो खाली जो है आपके पास इतना जो है सिलेंडर बच जाएगा। तो उस सिलेंडर की जो लेंथ है यानी 0.25 यानी कि 0.5 हो गया, तो 0.5 इसमें से लेस कर देंगे तो सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी रह गई है, हाइट जो है 1.5 रह गई है। तो रेडियस आपके पास है, हाइट आपके पास है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा हेमिस्फीयर का। अब इन दोनों का वॉल्यूम निकाल दो आपके अलग अलग जो है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, और स्फीयर का जो वॉल्यूम यानी गोले का वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये हेमिस्फीयर है तो इसका होगा 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें 2 हेमिस्फीयर एक ये है कि ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट जो है इस गोले को जोड़ोगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा ये। तो डायरेक्ट भी आप जो है 4/3 पाई r क्यूब जो है यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि पूरा एक गोला जो इनके जोड़ने से बन जाएगा। अब गाइज इसको अलग अलग मत सोल्व करना, इसमें आपको लेंथ ही पड़ जाएगा ये। आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लो पहले आप, क्योंकि r तो आपका सेम है ना, तो पाई भी की वैल्यू भी सेम रहती है, तो कॉमन ले लो। तो पाई r स्क्वायर दोनों तरफ है, उसको कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास h और यहाँ बचेगा एक r। अब इसमें आप अच्छा एक 4/3 भी बच गया यहाँ पे आपके पास, तो ये बच गया आपके पास इधर जो है, क्योंकि r स्क्वायर इधर से भी चला गया बाहर, पाई भी चला गया, इधर से पाई r स्क्वायर बाहर चला गया, इधर h बच गया, इधर 4/3 और एक r बच गया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ कर लेते हैं वैल्यू पुट जो है हम। तो पाई की वैल्यू 22/7, r जो है आपका 0.25, और h जो है आपका 1.5, और 4/3 और r फिर से 0.25। तो इसको गाइस सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर, चलो मैं थोड़ा सा तो कर देता हूँ इसको। तो इसको पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 25 के 100, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/3 और 1.5 प्लस 1/3 ऐड करोगे तो 15 × 45 और एक ये हो जाएगा 5.5/3, और 0.25 इंटू 0.25 और इंटू 22/7। तो इतना वैल्यू आ जाएगा सोल्व करके। इसका अप्रोक्स जो आंसर निकालोगे तो अप्रोक्स जो इसकी वैल्यू आंसर आएगा इसका वो आएगा 0.36। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेना तो कैलकुलेट करके इसका जो आंसर बनेगा वो 0.36 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया गाइस कि कैसे सोल्व करना है इसको। तो ये आपको तरीका बता दिया है इसको सोल्व करने का। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। तो इसका जो आंसर बनेगा वो गाइस बनेगा ऑलवेज 0। तो 0 जो है इसका आंसर बनेगा।
यानी शून्य, तो ये आंसर बनेगा। तो ये जो है आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, 10th से उठा रखा ये भी क्वेश्चन जो है, तो शून्य बनेगा, जीरो बनेगा। कंप्लीट अगर आपको मैथ्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप कंप्लीट जो है मैथ्स वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए गर्ल कैलकुलेट that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08 if 6000 tickets are sold, how many tickets has she bought? तो इसने कितने टिकट जो है खरीदे थे। तो देखो उसकी जो लॉटरी प्राइस जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.08 है, ठीक है। 6000 उसने टोटल जो है टिकट बेचे गए हैं, तो उसको अगर प्राइज मिले तो उसके लिए उसको जो है कितने जो है टिकट खरीदने चाहिए, तो ये आपसे पूछा गया है। तो 6000 का जो है हम, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और 10th के मैथ से है, तो 6000 का जो है हम 0.08 निकाल लेंगे। तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरोस आ जाएंगी और एक पॉइंट हट जाएगा आपका, 2 जीरो कट जाएगी और 8 6 48 और एक जीरो यहाँ बची हुई है तो पीछे लग जाएगी, तो 480। तो 480 जो है टिकट उसको खरीदनी पड़ेंगी, तब जाके उसका जो है प्राइस निकलने की जो है श्योरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर बनेगा, और 480 जो है आई थिंक ये ऑप्शन मिलेगा इसमें कटा हुआ है, तो ये आंसर इसका बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 40 पैसे एवरी ईयर व्हाइल द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीजेस बाय 15 पैसे एवरी ईयर। इफ इन द 2014 द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वाज 4.20 दैट ऑफ वाई वाज 6.30, इन विच ईयर कमोडिटी एक्स विल कॉस्ट 40 पैसे मोर देन द कमोडिटी वाई। तो ये आपसे पूछा गया है। तो द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस बाय 40 पैसे, तो इनका जो है 2014 में जो प्राइस था एक्स का और वाई का, तो एक्स का जो था वो 4.20 था, सर नीचे कर लेते हैं इसको। तो एक्स का जो प्राइस था वो 4.20 था और वाई का जो था 6.30 था, 6.30। फिर कह रहा है कि एक्स में जो है हर साल जो है 40 पैसे का जो है इंक्रीज होता है, 40 पैसे का, और वाई में जो है 15 पैसे का इंक्रीज हो रहा है। वाई में जो है हर पर ईयर जो है 15 पैसे का जो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि वही किस ईयर में जाके जो है एक्स की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे वाई से ज़्यादा हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस कि कौन से साल जाके जो है ये ज़्यादा होगी। फिलहाल देखो कि फिलहाल जो है वाई की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, यानी एक्स का कह लीजिए कितना कम है से, तो इनका डिफरेंस लोगे तो इनके बीच का डिफरेंस है 2 रुपये 10 पैसे का, 2 रुपये 10 पैसे जो है ये वैल्यू ज़्यादा है। तो इसने कहा है कि एक्स जो की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे ज़्यादा हो जाए वाई से जो है, तो 40 हमें और करनी है, डिफरेंस हमें 40 और बढ़ाना है, यानी ये डिफरेंस तो कवर करना ही है। और मतलब कि एक्स को जो है एक्स की वैल्यू 2.10 तो इंक्रीज करनी है हमें यहाँ पे ताकि इसका इक्वल आ जाए, प्लस जो है 40 पैसे और ज़्यादा इंक्रीज करनी है इससे, मतलब कि और डिफरेंस हमें इंक्रीज करना है ताकि इनके बीच का दोनों का डिफरेंस जो है 40 पैसे और ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमें जो है 2 रुपये 10 पैसे तो इसमें और जोड़ना पड़ेगा, प्लस 40 पैसे का डिफरेंस और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कुल मिला के हमें 2.50 का जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 40 पैसे होगा, और वो 40 पैसे किसका ज़्यादा होगा, एक्स का ज़्यादा होगा। इतना वैल्यू हमें जो इसमें जोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 और 15 का डिफरेंस कितना है, 25 पैसे है, 25 पैसे। तो एक साल में जो है 25 पैसे इंक्रीज हो रहा है एक्स, और हमें टोटल इंक्रीज कितना करना है, 2.50 रुपीज़ है ये, तो इसको पैसे में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा ये 250 पैसे, 250 पैसे। तो एक साल में 25 पैसे इंक्रीज हो रहा है एक्स, और हमें टोटल जो है 250 पैसे इंक्रीज करवाना है। तो 250 पैसे इंक्रीज कितने साल में जाके होगा, तो 10 ईयर्स में होगा जाके, तो 10 साल जो इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से शॉर्ट में आप इसको सोल्व कर लेंगे, लॉजिक से सोल्व करो गाइस, बिल्कुल लॉजिक से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, तो कोई आपको एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है, तो सीधा 10 ईयर्स जो है आपका राइट आंसर होगा। तो 10 ईयर्स 2014 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2024। इन 2024 में जाके जो है एक्स की वैल्यू जो है वाई से 40 पैसे जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो आई थिंक गाइस क्लियर हो गया क्वेश्चन जो है आप सभी को। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड और 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है अगर सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉयल हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो ये जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ये गर्म हो जाता है। गाइज टेम्परेचर मापने के ना 2 मेथड होते हैं, एक सेल्सियस में होता है, एक फ़ारेनहाइट में होता है, यानी एफ में होता है। तो जो 100 डिग्री की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस की, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, यानी इस टेम्परेचर पर जाके जो है पानी में उबाल आना शुरू हो जाता है। और मेल्ट होने की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे जो है मेल्ट हो जाता है बर्फ़ जो है,
और सेल्सियस में जो है 0 डिग्री पे जाके जो है मेल्ट हो जाता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे इज 35 डिग्री, यहाँ गलत लिखा गाइस, मेल्ट की बजाय पे जमना आएगा। तो पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है ये। तो कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे इज 35 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी पर्टिकुलर डे जो है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद कर लेना कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस डिग्री में जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा इनटू में 9/5 और प्लस में 32। ठीक है, तो ये जो है आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट की यहाँ पे वैल्यू रख लेना, सी निकल जाएगा आपका। और अब इसमें सी दे रखा है, एफ ऊंचा है, तो सी की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आंसर निकालते हैं इसका। तो सी कितना दे रखा हमें, तो सी हमें दिया हुआ है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए। तो 9/5 प्लस 32, तो 5 से 35, 7 नीम 63 और 63 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 95। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था इसका आंसर, तो 95 डिग्री जो आपका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन गाइज उठा रखा है इन्होंने 9th के मैथ्स से उठा रखा है, तो 9th के मैथ्स में क्वेश्चन दे रखा है तो वहीं से इन्होंने लिया हुआ है। तो ये था इसका आंसर जो है, क्लियर हो गया हुआ सभी को, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइज 98 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अगर कंपनी सी सेल्स ए लाइन ऑफ 25 प्रोडक्ट विद एन एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ ₹1200, if none of these product sells for less than 420 and exactly 10 of the products sell for less than 1000, then what is the greatest possible selling price of the most expensive product। तो ये आपसे पूछा गया। तो चलिए जो कंपनी सी है वो 25 प्रोडक्ट जो है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तो 25 प्रोडक्ट जो है विद एन एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ 1200। तो एवरेज रिटेल प्राइस मतलब एवरेज मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना कितना है, वो 1200 रुपए है, और प्रोडक्ट कितने हमारे पास 2500 है। तो 25 प्रोडक्ट हैं और प्रत्येक को 1200 रुपए में सेल कर रही है, तो टोटल जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब कह रहा है नन ऑफ दिस प्रोडक्ट सेल्स फॉर लेस देन 420, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है 420 रुपए से कम में सेल नहीं हुआ है, यानी मिनिमम 420 में सेल हुआ ही है, और एग्जैक्टली 10 ऑफ द प्रोडक्ट सेल फॉर लेस देन 1000, और 10 प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो 1000 रुपए से कम में सेल हुए हैं। ठीक है, देन व्हाट, मतलब 1000 से कम में सेल हुए, इसका मतलब ये हुआ कि भी 999 से लेके वो 420 के बीच में कोई ना कोई प्राइस पे सेल हुए हैं वो। फिर कह रहे देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो मैक्सिमम पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, यानी जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, ये बताना आपको। तो हम अगर उसका मैक्सिमम निकालना है तो इनका जो प्राइस हमें कम से कम लेके चलना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 10 प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने की बात कर रहा है कि 1000 से कम प्राइस में सेल हुए हैं, तो उनका कम से कम प्राइस क्या कर लेंगे, 420 कर लेंगे, कि वो जो 10 प्रोडक्ट है वो 420 रुपए में सेल हो रहा है प्रत्येक प्रोडक्ट। तो टोटल जो इनका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 4200 बन गया है। अब बाकी बच गए 14 प्रोडक्ट की, टोटल 25 है, एक आपको मैक्सिमम पे बेचना है, बाकी 24 जो है कम में बेचने हैं। तो बाकी 14 को मान लेते हैं कि वो 1000 रुपए में सेल हुए हैं, तो 14,000 ये हो गया। तो टोटल इनको ऐड कर लो, तो प्रोडक्ट हो गए आपके पास 24, और टोटल प्राइस जो इनका हो गया है 002,448, 18,200। तो 18,200 में जो है टोटल जो है ये 18,200 रुपए में 24 प्रोडक्ट जो है सेल हुए हैं। अब 18,200 इसमें से माइनस कर लो 25 प्रोडक्ट के प्राइस में से, इधर एक प्रोडक्ट का जो है प्राइस आपके पास आ जाएगा। तो 24 प्रोडक्ट का आप माइनस कर दो, 25 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट बचेगा, इधर 30,000 में से 18,200 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 12,000, 12,200 हो जाएगा 11,800। तो जो एक प्रोडक्ट बच गया है 25वां प्रोडक्ट, वो कितने में सेल होगा, 11,800 रुपए में सेल होगा। तो 11,800 के हिसाब से डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा, तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस, A man bought some eggs of which 10% are rotten. He gives 80% of the remainder to his neighbor. Now he's left out with 36 eggs. How many eggs he bought? तो एक व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि 100 अंडे हैं, उसमें से 10% तो गल गए, तो कितने बच गए, 90 में से 80% उसने अपने पड़ोसी को दे दिए। ठीक है, 90 में से 80% अपने पड़ोसी को दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए, 20%। तो पड़ोस 80% निकालोगे 90 कितना आएगा, 72, और उसके पास इसका 20% निकालोगे कितना आएगा, 18। तो 72 90 में से उसने अपने पड़ोसी को दे दिया, तो उसके पास बच गए 18 यूनिट बच गया है, 18% मान लो ये बच गया उसके पास। ठीक है, और एक्चुअल में उसके पास कितने बचे हैं, 36 एक्स। तो 18% की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 36 आ गई है,
यानी 18% है, ये 72% है, ठीक है। तो 18% जो है की वैल्यू कितनी है 36 है, और आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है टोटल अंडे कितने थे उसके पास, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज कट जाएगा, 18 टू 36, 2 इंटू 100, तो 200 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया गाइस। तो 200 अंडे जो है उसके पास स्टार्टिंग में थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रवि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 6 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रवि वाज 6:5। तो कुणाल और रवि की एज का रेशियो जो है वो कितना था, 6:5 था, और ये रेशियो जो है 6 साल पहले का है, यानी 6 years ago का है। फिर कहता है कि 4 years hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। हेंस जो है फ्यूचर के लिए होता है गाइस, तो 4 साल फ्यूचर में, 4 साल बाद, यानी 4 years hence, 4 साल बाद फ्यूचर में जाके इनका जो रेशियो है इसका कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। तो बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रेशियो भी आएगा, लेकिन वो यहाँ पे देर नहीं रखा है, तो इनसे ही हमें काम चलाना है। अब देखो ये इनकी 6 साल पहले की एज है, मान लो ये इनकी फ्यूचर की एज है, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि पास्ट की और प्रेजेंट फ्यूचर की जो एज है इनकी, उसका डिफरेंस कितना हुआ, 10 years हुआ। तो 10 years जाहिर सी बात है कुणाल की एज का भी डिफरेंस होगा, पास्ट की और फ्यूचर की, और यही 10 years का डिफरेंस जो है रवि की पास्ट की और फ्यूचर की एज का भी होगा, 10 years का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे इनके रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट, यहाँ भी रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए पास्ट और फ्यूचर के रेशियो में डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट का, एक्चुअल में एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 years का। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया है, और 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10, और 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12। तो यानी कि कुणाल की जो एज है वो 12 है, और रवि की कितनी है, 10 years है। लेकिन ये रेशियो जो है 6 साल पहले का है, तो एज भी जो है 6 साल पहले की आई है। तो उसने पूछी है कि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो ये 6 साल पहले की एज है, तो 6 इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ लिखा भी हुआ 6 साल पहले का रेशियो है, तो 6 प्लस करके रवि की प्रेजेंट एज आएगी 16। और अगर आपसे पूछता है कि कुणाल की प्रेजेंट एज क्या है, तो 6 इसमें प्लस कर देंगे, तो कुणाल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 18। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया वो सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, an alloy of gold and silver weighs 50 gram, it contains 80% gold, how much gold should be added to the alloy so that percentage of gold is increased to 90%। तो जो परसेंटेज है वो 90% हो जाए गोल्ड का, कितना गोल्ड इसमें जो मिक्स किया जाए। तो फिलहाल जो गोल्ड है कितना है, फिलहाल जो मिश्र धातु है वो कितनी है, 50 ग्राम है, और इसमें जो है गोल्ड और सिल्वर का वैल्यू गिवन है। तो गोल्ड इसमें 80% है, तो सिल्वर इसमें कितना है, 20% है, ठीक है। तो सिल्वर इसमें जो है 20% है, तो 80% इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा, और 40-50 में से घटाओगे तो 10 ग्राम जो है इसमें क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। अब कह रहा है कि हमें गोल्ड जो है 90% करना है, कितना गोल्ड इसमें मिक्स करें। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो चीज सेम रहेगी ना उसको लेके चलना होता है। तो सेम इसमें क्या रहेगा, सिल्वर रहेगा। सिल्वर पहले भी 10 ग्राम था, पहले वाले मिश्रण में 50 ग्राम मिश्रण था, और अब जो नया मिश्रण होगा उसके अंदर भी सिल्वर तो 10 ग्राम ही रहने वाला है, क्योंकि आप बढ़ा रहे हैं तो किसकी मात्रा इंक्रीज कर रहे हैं, आप गोल्ड की मात्रा को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि x ग्राम हो गया टोटल जो मिक्सचर है गोल्ड और सिल्वर का, उसमें गोल्ड कितना है अब 90%, तो सिल्वर कितना है अब उसमें 10%, ठीक है। कि 90% गोल्ड करना है, तो बाकी बचेगा क्या रहेगा, सिल्वर रहेगा। अब सिल्वर की मात्रा अगर देखें तो कितनी रहेगी, वो 10 ग्राम ही रहेगी ना, हमने ना तो सिल्वर को घटाया ना बढ़ाया, सिल्वर तो उतना ही रहेगा। तो सिल्वर जो है 10 ग्राम है, और परसेंटेज में अब देखें सिल्वर तो कितना है 10%, तो इन 10% की वैल्यू आपको मिल गई है, तो 10% इक्वल टू 10 है, और हमें निकालना है टोटल मिश्रण, तो टोटल सॉरी गोल्ड, तो गोल्ड कितना है 90%, तो गोल्ड कितना इसमें 90%, तो 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो गोल्ड जो है कितना हो जाएगा 90 ग्राम। तो यानी अगर ये 10 ग्राम है तो कितना होगा 90 ग्राम होगा, तो 90 ग्राम गोल्ड हो जाएगा टोटल जो है नए मिश्रण में। तो पहले कितना था 40 ग्राम, अब कितना हो गया 90 ग्राम, तो कितना गोल्ड मिलाया हमने 50 ग्राम, तो यानी कि 50 ग्राम जो है गोल्ड हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया गाइस कि कैसे सोल्व करना है इसको आपने। चलिए अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए ट्रेन लीव्स अंबाला एट 6 AM। तो एक ट्रेन है वो अंबाला से चलती है और एक जो है दिल्ली से चलती है। तो अंबाला से जो 6 बजे चलती है वो दिल्ली पहुंचती है 10 बजे, ठीक है, तो 10 AM वो पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन जो है दिल्ली से चलती है 8 बजे और वो अंबाला पहुंचती है 11:30 पे। तो ये 8 बजे चली
और 11:30 पे ये अम्बाला पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो है इसको लगे 3.5 घंटे। ठीक है, तो देखो बस इतना ही दे रखा गाइस, इसमें टाइम दे रखा है। तो कह रहा है कि दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें सिर्फ खाली टाइम दिया होता है, तो उसमें क्या करना होता है, ना इसमें डिस्टेंस है ना इसमें स्पीड है। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस इनके टाइम का आपको एलसीएम लेना है। तो जो एलसीएम आएगा उसको आपने डिस्टेंस मान लेना है। तो जैसे इसका ये 6 बजे चली थी, 10 बजे पहुंची है, तो इसको लगे हैं 4 घंटे। ये दिल्ली 7 बजे चली है और 11:30 बजे जो है अम्बाला पहुंची है, तो इसको लगे हैं 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को हम जो है 7/2 घंटे भी लिख सकते हैं। तो ये जो टाइम आया है 4 और 7/2, इसका आपने एलसीएम लेना है। तो 4 और 7 यानी कि न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 से 28 हो जाएगा। तो 28 जो है आपका डिस्टेंस मान लेंगे हम कि दिल्ली से अम्बाला के बीच का जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं कि जो टाइम है उसका एलसीएम ले लो और वही उसको आपने डिस्टेंस मान लेना है। तो दिल्ली से अम्बाला के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 28 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, अब चाहिए हमें स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस आपके पास आ चुकी है, टाइम आपके पास है, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ट्रेन अम्बाला से दिल्ली चली थी उसने 4 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर किया है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इसकी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर आवर, ऐसे उसकी स्पीड निकल जाएगी। तो ऐसे 28 को 7/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 प्लेट के जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर एक और बात है गाइस इसमें, अगर इनके चलने का टाइम सेम होता, जैसे ये 6 बजे चली है तो ये भी 6 बजे चलती, तो फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता। फिर हमें क्या करना था, सीधा डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, तो 7 + 8 15 हो जाएगी। तो 28/15 से डिवाइड कर देते, टाइम आ जाता हमारे पास। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंदी हो गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब टाइम सेम ना हो तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम को पहले सेम करना होता है। तो टाइम कैसे सेम करेंगे हम, कि जो ट्रेन पहले चली उसको पहले चलाओ आप, जो ट्रेन बस जो भी चीज़ है जो पहले चली है उसको पहले चलाइए आप। तो ये ट्रेन जो है 2 घंटे पहले चली है उससे, तो ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में कितना चलेगी, 14 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटे में 7 चलती है। स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो स्पीड मतलब क्या होता है, 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस, यानी 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस। तो 1 घंटे में 7 चलती है, 2 घंटे में चलेगी 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर इसने जो है अकेले कवर कर दिया, यानी आधा डिस्टेंस इसने अकेले कवर कर दिया। ठीक है, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल चुके, 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई, 14 किलोमीटर बच गई है। अब ये ट्रेन चल के ये जो है यहाँ पहुंच चुकी है, हाफ डिस्टेंस ने कवर कर दिया है, वो अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब 8 बज चुके हैं तो इसने भी चलना शुरू कर दिया है, और ये तो पहले चली आ रही है। अब इतनी डिस्टेंस बच गई इनके बीच की 14 किलोमीटर, और दोनों मिलकर अब कवर करेंगे क्योंकि अब उसने भी चलना शुरू कर दिया है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि ये भी कवर कर रही है उसको, ये भी कवर कर रही है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकल जाता है, तो 14/15 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज करना तो 60 से गुना कर दो, तो 15 × 60, 14 × 56, तो ठीक 56 मिनट के बाद जो है दोनों ट्रेन जो है इस बची हुई डिस्टेंस को भी कवर कर लेंगे। तो मतलब कि जहां भी एक दूसरे क्रॉस करेंगी, मान लो कि ये यहाँ से इन्होंने क्रॉस किया है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, और जब मिलेंगे तो ये डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली, ये मान के चलेंगे हम। तो 56 मिनट के बाद ये मिल रही है एक दूसरे से। तो चलना दोनों ने कब शुरू किया था, 8 बजे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेंगे हम, क्योंकि दोनों ने 8 बजे कवर किया है, 8 बजे के बाद इस 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है, तो टाइम जो आया है 8 बजे के बाद का आया है। तो 8 में ये जोड़ देंगे 56 मिनट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:56, यानी 8:56 पर जो है दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को एग्जैक्टली क्रॉस करेंगी। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस ये क्वेश्चन जो है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस कि 2 taps हैं A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. And outlet pipe C can empty the full tank in 15 minutes. A, B, C are opened alternatively each for 1 minute. How long will tank take to be filled? तो 3 पाइप हैं A, B, C। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है गाइस ये, पाइप एंड सिस्टम का। तो LC मेथड इसमें यूज करेंगे हम। तो A जो पाइप है वो 20 मिनट में टैंक को भरता है, B 30 मिनट भरता है, और C पाइप जो है 15 मिनट में फुल टैंक को जो है खाली कर देता है। ठीक है, तो 15 मिनट में जो है खाली कर देता है। तो चलिए अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो 60 आ जाएगा। तो 23 × 60, 32 × 60, 15 4 × 60। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं गाइस, जो एलसीएम होता है उसको टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल टैंक मान लेते हैं 60 लीटर का है, 60 भाग है उसके, या 60 लीटर क्षमता का है वो। और ये जो एलसीएम लेके जो है एलसीएम आया है और इनके टाइम से हमने डिवाइड किया, तो ये इनका 1 मिनट का वर्क हो जाएगा। यानी ए जो पाइप है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो बी जो है 2 लीटर पानी भरता है, और सी जो है 1 मिनट में 4 लीटर जो पानी बाहर निकालता है। चलिए, तो अब ये क्या कर रहा है कि अल्टरनेटिवली काम कर रही हैं, ए बी सी आर ओपन अल्टरनेटिवली, मतलब 1-1 मिनट जो है सबको बारी बारी से खोला जाता है, ये मतलब इसका।
तो पहले ए आएगा 1 मिनट, वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 3 भाग भर देगा, भरने वाला पाइप है ये। फिर जो बी पाइप अगले मिनट काम करेगा तो वो 2 भाग भर देगा। अगले मिनट जो सी की बारी आएगी तो वो 4 भाग जो खाली कर देगा, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। तो 1 मिनट इसका, एक इसका, एक इसका, कितना टाइम हो गया, 3 मिनट। तो 3 मिनट में जो है कुल मिला के कितना भाग भरा, 3 और 2 5, 5 में चला जाएगा 1। तो कुल मिला के 3 मिनट में एक ही भाग जो है भर रहा है। ठीक है, अब हमें कितना भरना है, 60 भाग भरना है। तो यहाँ 60 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो इधर भी 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ सेम वैल्यू से गुणा करते हैं। तो इस तरह से 180 मिनट में गाइस 60 भाग जो पूरा भर जाएगा, और 60 ही में भरना था। तो कितना टाइम लगा, 180 मिनट जो है लगेंगे। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 180 मिनट। तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए जो है 1/6 कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है और 1/6 टाइम के लिए करता है। बी जो है 1/3 कैपिटल को इन्वेस्ट करता है और 1/3 टाइम के लिए जो है इन्वेस्ट करता है। और सी जो है रिमेनिंग कैपिटल, रेस्ट ऑफ द कैपिटल एंड फॉर द होल टाइम, यानी सी जो है शेष जो है कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है लेकिन पूरे टाइम के लिए जो है इन्वेस्ट करता है। और लास्ट में जो है 4600 का जो है टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें से बी को कितना शेयर मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो इनका डिनोमिनेटर है, जैसे 6 और 3 3 है, तो इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट भी जो है इनकी, यानी कैपिटल कह लो इसको, तो जो इनकी कैपिटल है उसको 6 रुपए मान लो कि इन्होंने सबने मिलकर जो है 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया टोटल। और इनका जो टाइम है उसको भी 6 यूनिट मान लो या 6 महीने मान लो, आपकी मर्जी, कुछ ही मान लो। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन को। और एक चीज और बता दूं कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होता है, जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको उसी रेशियो में जो प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर टाइम अलग अलग है तो फिर उनके कैपिटल की इन्वेस्टमेंट से उनके टाइम को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो में जो है प्रॉफिट वो बढ़ता है। तो चलिए ए, बी, ठीक है, और सी, 3 बंदे हैं। तो ए जो है टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 भाग जो है इन्वेस्ट करता है, तो 6 का 1/6 निकालेंगे कितना आएगा, 1। बी जो है और कितने टाइम के लिए, 1/6 टाइम के लिए, तो 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी कैपिटल को हमने इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि टाइम इनका अलग अलग है। टाइम अगर सेम होता फिर तो हम सीधा कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है उसी को रेशियो को लेते और उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते, लेकिन क्योंकि टाइम अलग अलग है तो फिर टाइम भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो कैपिटल इंटू टाइम जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में वो रेशियो प्रॉफिट का आएगा, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट जो है डिवाइड करना है। ऐसे बी का लेते हैं, तो बी जो 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट करता है, 6 का 1/3 निकालो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और ये 1/3 टाइम के लिए करता है, तो 6 का 1/3 निकालोगे तो भी 2 आएगा। और सी जो है रिमेनिंग कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो देखो 1 यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, 2 यहाँ पे, तो 1 + 2 3, 3 इसमें से लेस कर देंगे तो सी का कितना बच गया, 3 रुपीज फॉर द होल टाइम। होल टाइम कितना है, 6, तो 6 के 6 महीने लगा लो इसने इन्वेस्ट किया है, तो ये रेशियो बन गया है। तो 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आया ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया इनका, यानी कैपिटल को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो रेशियो निकल के आता है ये इनका जो है आपका किसका निकल के आता है, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, इस रेशियो में जो प्रॉफिट आपको डिवाइड करना है। तो टोटल रेशियो कितना बन जाएगा, 18 4 22 और 1 23, तो 23 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4600 है, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट है टोटल वो 4600 है और रेशियो में कितना है, 23 है। तो डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाएगी, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई है। और मैंने अभी बताया था कि 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपसे बी का शेयर पूछा है, तो बी का रेशियो कितना है, 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 800 होगी। तो बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 800 मिलेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो गाइस क्लियर हो गया होगा ये जो क्वेश्चन है आपको। अब चलते हैं आगे हम जो है नेक्स्ट वाले सम पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर ए टेक्स 3 मिनट टू प्रोसेस एन इनपुट व्हाइल कंप्यूटर बी टेक्स 5 मिनट। तो कंप्यूटर ए जो है वो एक इनपुट को पूरा करने में, यानी एक काम को पूरा करने में 3 मिनट का समय लेता है, और बी जो है 5 मिनट का समय लेता है। तो ए जो है 3 मिनट लेता है और बी जो है 5 मिनट लेता है। इफ कंप्यूटर ए बी सी यानी तीनों मिलकर कैन प्रोसेस एन एवरेज ऑफ 14 इनपुट इन 1 आवर, यानी कि ये तीनों मिलकर जो है ए बी सी तीनों मिलकर जो है एवरेज जो इनपुट करते हैं 14 इनपुट करते हैं 1 घंटे में। अब एवरेज का मतलब क्या होगा गाइस, यानी कि इनमें तीनों में से प्रत्येक जो है 14 जो इनपुट है वो भरता है 1 घंटे में। तो तीनों मिलकर कितना भरेंगे, ये तो एवरेज हो गया ना, तो एवरेज मतलब कि पर मेंबर 14 इनपुट काम करता है। तो 3 बंदे हैं तो टोटल काम कितना करेंगे, 42 इनपुट का। तो यानी कि तीनों जो है एबीसी मिलकर 1 घंटे में 42 इनपुट जो है काम पूरा करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे एवरेज में कभी गड़बड़ा जाओ, यहाँ पे एवरेज मतलब होता है कि पर बंदा जो है यहाँ पे 14 काम जो है कर रहा है। तो 3 बंदे हैं तो 42 काम कर रहे हैं, तो 42 काम कर रहे हैं 60 मिनट में। तो जो है ये 42 काम कर रहे हैं 60 मिनट में,
और हमें निकालना है एक इनपुट का काम, क्योंकि यह एक एक इनपुट का टाइम है ये। तो 42 इनपुट पूरा करने में 60 मिनट लग रहे हैं, तो एक इनपुट को पूरा करने में इन तीनों को कितना टाइम लगेगा? तो 60 को 42 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड होगा, 6 7 42, 6 कम 6, तो एक इनपुट को तीनों पूरा करने में कितना टाइम लेंगे? 10/7 मिनट का समय जो है लेंगे। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और मैंने बताया था कि जब भी एलसीएम लेते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम इक्वेशन को एलसीएम मेथड से सोल्व करना सबसे अच्छा इजी रहता है। तो एलसीएम कैसे लोगे? जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो इनके जो न्यूमरेटर है उसका आपने एलसीएम लेना है। तो 10, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 5 तो 10 में इंक्लूड है ही, तो 10 × 3 30 हो जाएगा एलसीएम सीधा। तो 10/7 से इसको डिवाइड करेंगे 30 को, तो इसका इन तीनों का 1 मिनट का कार्य आ जाएगा हमारे पास। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 3 30, 3 × 7 21 हो जाएगा। कैसे किया मैंने? देखिए 30 को 10/7 से डिवाइड करेंगे, 7 कलर के ऊपर चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 21। ऐसे 30 को इसके टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 मिनट का कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। तो ये जो है टोटल वर्क मानते हैं हम, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, और ये इनका 1 मिनट का जो है कार्य है। पाइप एंड टंकी में इक्वेशन कर चुके हैं हम, पाइप एंड सिस्टम का इक्वेशन आया था हमारे पास, इससे पिछला ही था शायद वो। तो इनका 1 मिनट का कार्य आ गया, टोटल कार्य आ गया है। अब हमें सी का पूछा है, तो तीनों के 1 मिनट के कार्य में से इन दोनों का कार्य माइनस कर दो, क्योंकि दोनों 1 मिनट में 16 काम कर रहे हैं, 10 ये कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 16 काम इन्होंने यहाँ भी किया होगा। तो बाकी जो 5 काम यहाँ पे फालतू हो रहा है, तो कौन कर रहा है? यहाँ पे सी कर रहा है। तो सी जो है 1 मिनट में 5 काम कर रहा है। अब सी को 30 काम पूरा करवाना हमें सी से जो है 30 काम पूरा करवाना है। तो 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में से कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेंगे। तो सी जो है जो काम ये कर रहे हैं, ये 3 मिनट में कर रहा है, ये 5 मिनट में उस काम को कर रहा है, तो उसी काम को पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेगा। यानी कि जो है ए जो है ये 30 वर्क जो है 3 मिनट में करता है, क्योंकि 1 मिनट में 10 काम कर रहा है। बी जो है इसी 30 वर्क को जो है 5 मिनट में पूरा कर रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 6 काम पूरा कर रहा है। तो सी उसी जो है 30 वर्क को कितने टाइम में पूरा करेगा? 6 मिनट में जो पूरा करता है, क्योंकि 1 मिनट में 5 काम करता है। ठीक है, तो ये सी का टाइम आ गया कि सी जो है उस अकेला जो उस पूरे काम को 6 मिनट पूरा कर देगा। जिस काम को ये कर रहे हैं उसी काम को सी जो है अकेला 6 मिनट में पूरा कर देगा। तो 6 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया गाइज ये क्वेश्चन जो आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन में जो है आपको पता है कि डायरेक्शन 8 होती है हमारी। अगर आपने रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ा हो, एक्चुअली में तो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया मैथ में, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मैथ भी यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होती है। और इनमें 45 डिग्री का गैप होता है सभी डायरेक्शन के बीच में। अगर मेन डायरेक्शन ले नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो 90 डिग्री, अगर इनके बीच की ये डायरेक्शन भी ले तो इनके बीच में गैप कितना बन जाएगा? 45 डिग्री का एंगल जो है बनेगा इनके बीच में। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को कि अनु इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ रीटा। तो रीटा को मान लेते हैं हम यहाँ पे, कि रीटा यहाँ पे है, और अनु जो है इससे 10 मीटर जो है वेस्ट में है। तो वेस्ट डायग्राम में देखो, अगर हम रीटा को यहाँ बिठाए तो वेस्ट इधर हुआ ना, तो अनु यहाँ पे 10 मीटर इसके वेस्ट में है। रवि इज 30 माइल्स नॉर्थ। तो रवि जो है 30 माइल्स जो नॉर्थ में है, तो रवि को मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं रवि को। तो रवि जो है 30 माइल्स नॉर्थ में है रीटा से जो है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो ऊपर हमने रख दिया इसको। अनिल इज 20 माइल्स ईस्ट ऑफ रवि। तो अनिल जो है रवि से यहाँ कर लेते हैं इसको, तो ये अनिल हो गया, और ये कितना है? 20 माइल्स जो है इससे जो रवि से जो है ईस्ट में है। तो रवि यहाँ पे है, तो ये 20 माइल्स आगे हो गया। अब आगे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन माइल्स फ्रॉम अनु टू अनिल। तो अनु से अनिल के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो गाइस आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस या डायरेक्शन हम निकालते हैं डायरेक्शन के टॉपिक में, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में निकलती है, सीधी रेखा में निकलती है, घूम फिर के नहीं निकालते हैं, सीधी रेखा मिलानी होती है, हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। तो जो इस लाइन की डिस्टेंस होगी वही हमारा आंसर होगा। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है। तो गाइस कैसे निकाल लेंगे? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ऐसे आपका, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो किस्म से क्या है? हाइपोटेनस निकालना आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है, लेकिन उससे पहले आपको परपेंडिकुलर और इसका बेस चाहिए, तो तभी निकलेगा ना वो। तो देखो ये ऊपर 20 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ भी 20 मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा? 20 मिलेगा आपको। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो जो पूरा बेस है 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है बेस कितना हो गया? 30, परपेंडिकुलर भी कितना है? 30 है। तो मैं हाइपोटेनस निकाला, तो हाइपोटेनस निकालना फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप यहाँ पे। तो पी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 900 कितना हो गया? 1800, और 1800 का रूट निकालोगे
तो इसको तोड़ दो इस तरह, 900 गुना 2 में, तो 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, 30√2, तो ये h आ जाएगा आपके पास, तो यानी कि 30√2, तो ये हाइपोटेनस आ गया है। तो 30√2 के हिसाब से जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा हमारा। तो गाइस ये था इसका आंसर जो है 30√2। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 10 इयर्स विल बी 600, कि 10 साल का जो एसआई है वो 600 रुपए है। द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 इयर्स, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। अगर प्रिंसिपल को हम जो है तिगुना कर दें 5 साल के बाद, तो फिर 10 साल के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, तो लॉजिक से इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से जो है। बस आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है ब्याज वो होता है वो फिक्स होता है, कि एक बार जो ब्याज मिलेगा पहले साल जो ब्याज मिलेगा अगले साल भी वही मिलेगा। मान लो कि 100 रुपए पे आपको 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो पहले साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो अगले साल भी 10 ही मिलेगा, उससे अगले साल भी 10 ही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज फिक्स रहता है। बस उसी लॉजिक से इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 10 साल का ब्याज है, 10 ईयर्स का जो है आपका, 1 मिनट, तो 10 ईयर्स का जो है ये आपका एसआई है, और कितना दे रखा है, 600 रुपए दे रखा है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 ईयर एसआई कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि मैंने बोला कि एसआई फिक्स होता है, पहले साल जो मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल मिलेगा। तो इस तरह से जो है 1 साल का एसआई कितना आ जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स का एसआई हो जाएगा 60 को 5 से गुणा, क्योंकि 1 साल में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ये आ गया 5 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि 5 साल तक तो ब्याज 60 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद जो भी वो मूल राशि थी, जो भी मूलधन था, मैंने पता कितना था, वो जो है तिगुना कर दिया गया है। अब मान लो कि ये ब्याज जो आपको 100 रुपए मिल रहा है, 60 रुपए या 600 रुपए मिल रहा है, जो भी मानना चाहिए मान लीजिए आप, तो 100 रुपए पे आपको 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो आप मूलधन को तिगुना करोगे, 3 गुना करोगे, 300 करोगे, तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 100 पे 60 रुपए, अगले 100 पे 60, फिर अगले 100 पे फिर 60, यानी कि अगर आप मूलधन को तिगुना कर रहे हैं तो आपका ब्याज भी जो है तिगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपए हो जाएगा। यानी छठे साल से आपका, क्योंकि 5 साल तक मूलधन सेम रहा है, लेकिन छठे साल से मूलधन आपका तिगुना हो गया है, तो आपका ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 60 की हो जाए। अब ये 1 साल का ब्याज है, छठे साल का ब्याज है, तो आगे 5 साल का ब्याज कैलकुलेट करना है, तो 5 से 100 गुना कर देंगे, तो 18 पंजे 90, तो अगले 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। तो 900 रुपए अगले 5 साल में ब्याज मिला, पहले 5 साल का 300 सिंपल उसी तरीके से मिला, तो 300 प्लस 900 ऐड कर देंगे, तो टोटल ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 300 प्लस 900, तो टोटल ब्याज हमारे पास 10 साल का हो जाएगा 1200, यानी कि 1200 रुपए जो है हमारा टोटल जो है ब्याज बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो इसको हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस सिंपल बेसिक यूज किया इसमें। सिंपल बेसिक क्या है कि ब्याज जो है साधारण ब्याज में फिक्स होता है, जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, उस बेसिक तरीके से इसको हमने जो है सोल्व किया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 108। ए फादर लेफ्ट विल ऑफ ₹16,400 for his 2 sons aged 17 years and 18 years. They must get equal amounts when they are 20 years of age at 5% compound interest. Find the present share of the younger son. तो देखो गाइज, ये क्वेश्चन जो है एसआई के अंदर भी आता है ऐसा, और सीआई के अंदर भी आता है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये पेपर में जो है, ये सीआई के अंदर दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि उसके 2 बेटों के नाम जो है ए और बी है। ए छोटे वाला मान लेते हैं, बी बड़े वाला मान लेते हैं। तो ए को जो हिस्सा मिल रहा है वो ए ही मिल रहा है, यानी कि ए का जो शेयर है 16,400 रुपए में से वो ए ही उसने जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है। उसके फादर ने मतलब कि वसीयत बना के छोड़ दी 16,400 रुपए की अपने दोनों बेटों के नाम से, कि जब ये 20 साल के होंगे तो इनको बराबर बराबर पैसा जो है बैंक से मिलेगा। तो छोटे बेटे को मान लेते हैं ₹1 मिला है ब्याज, जो पैसा उसके नाम से वसीयत में जमा हुआ है बैंक में, तो वो ₹1 जमा हुआ है। रेट कितनी है, 5% है। तो हम जो है अमाउंट निकालने का, इन चक्रवृद्धि मिश्र निकालने का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंपाउंड ब्याज का, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 1 + R/100 की पावर टी इसमें कितना है, 17 साल इसकी एज है छोटे वाले की, और 20 साल तक जमा रहेगा। जब तक वो 20 साल का नहीं होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा बैंक से, तो 3 साल लगेंगे इसको 20 साल का होने में, तो 3 साल तक इसका पैसा जो है बैंक में जमा हो जाएगा। अब आते हैं बड़े वाले बेटे पे। तो बड़े वाले बेटे का शेयर मान लेते हैं, उसको बी मिलेगा, उसके नाम से जो बैंक में पैसा जमा करवाया उसके फादर ने, तो ₹20 जो जमा करवाए हैं। रेट इसकी भी यही है, 5% है, लेकिन क्योंकि 18 साल का है तो इसके नाम से जो बैंक में पैसा जमा हुआ है वो 2 साल के लिए जमा हुआ है, क्योंकि 18 से 20 होने में इसको जो है 2 साल लगेंगे, तो इसका पैसा जो है बैंक में 2 साल के लिए जमा हुआ है। अब जो है आमने सामने नंबर डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड कर लीजिए।
तो ये वैल्यू जो है डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर जो है 1 बच जाएगी। ठीक है, तो ये जो है a और 1 + 5/100 = b बच गया हमारे पास। इसको डिवाइड करते हैं तो 20 और 1 21, तो a × 21/20 = b, तो b इधर आ जाएगा, तो a/b = आ जाएगा 20/21, यानी इधर आके पलट जाएंगे। ठीक है, तो b इधर आ गया, इसको उधर ले गए हम। तो इस तरह से a और b का रेशियो आ गया है कि a और b को जो पैसा उनके नाम से जो पैसा बैंक में जमा हुआ था 20:21 के रेशियो में जो पैसा वो जमा हुआ था। अब इस रेशियो में जो है वो पैसा हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐड कर लो, तो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16,400 है। तो 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 41 चौके 164 होता है, तो 4 पे चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गया है। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 चौके 8 यानी 8000 हो गया है, और यहाँ 400 से गुना करोगे तो 21 चौके 84, तो 8400 हो गया है। तो ए के नाम जो पैसा जमा हुआ था वो 8000 था, और बी के नाम जो पैसा जमा हुआ था 8400 रुपए जो है उसके फादर ने बैंक में जमा करवाया था। अब आपसे पूछा है कि छोटे बेटे का, तो छोटा बेटे को हमने क्या माना ए माना है, तो ए का हिस्सा कितना हुआ 8000 रुपए, तो ए का जो पैसा बैंक में जमा हुआ था 8000 रुपए जमा करवाया था उसके फादर ने, तो यानी ऑप्शन जो हमारा होगा वो इसमें ए ऑप्शन होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और बी के नाम से जो पैसा जमा हुआ है वो 8400 रुपए जो है बैंक में जमा करवाया गया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे, नोट कर लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 109 है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हार्ड व्हाइल द ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो उसके एरिया में कितने % का चेंज आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपने क्या करना है गाइज, आप लेंथ को भी 10 मान लो, ब्रेड्थ को भी आप 10 मान लो। ठीक है, तो एरिया निकालोगे आप, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 आपका एरिया हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि लेंथ को आधा कर दिया, तो लेंथ का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा लेंथ 5 हो जाएगी, और ब्रेड्थ का जो है तिगुना कर दिया, ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड, तो इसको तिगुना कर दिया तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब लेंथ आपकी 5 है, ब्रेड्थ आपकी जो है 30 है, अब एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो पहले एरिया था 100, अब आ गया है 150, तो पहले से कितने % का इंक्रीज हो गया है 50% का, क्योंकि 100 है ना एरिया पहले, तो सीधा आप कह सकते हैं 50% का जो है इंक्रीज हुआ है, तो एरिया में जो 50% की वृद्धि हुई है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है मैथ का, लास्ट क्वेश्चन है ये। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3, कि एक जो क्यूबॉइड है उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है 1:2:3 है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 100%, 200% एंड 200% रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो कितने % का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए वॉल्यूम निकालने का, ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L × B × H, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इससे आपका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। तो पहले जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 1, 2 और 3 दे रखी है, तो इसका आप जो है वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इनकी गुना कर दोगे तो 3, 1 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका वॉल्यूम जो है। तो ये वॉल्यूम आ गया 6 हमारा। अब जो है कह रहा है कि लेंथ में 100% और चौड़ाई में जो है 200% और ऊंचाई में 200% की वृद्धि हुई है। तो ये कैसे करेंगे हम, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कोई वैल्यू 10 है और उसमें जो है आपको 10% की वृद्धि करनी है, तो बेसिक जो वैल्यू होती है वो 100% मानते हैं, उसमें 10% की वृद्धि करोगे तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो उसका 110% निकाल लेंगे ऐसे, तो उसका जो है हम 110% निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके आपके पास 11 आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पे बेसिक वैल्यू कितनी है, लंबाई कितनी है हमारी 1 है, और इसमें 100% का इंक्रीज करना है, तो बेसिक वैल्यू 100 मानेंगे और उसमें 100 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200%, तो इसका 200% निकालेंगे तो इंक्रीज होगी कितना आ जाएगी, वो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पहले लंबाई 1 थी, तो अब वो लंबाई कितनी हो गई 2 हो गई है। फिर चौड़ाई में कह रहा है 200% की वृद्धि हुई है, तो 200% की वृद्धि कर देते हैं, तो 200 में वही बेसिक वैल्यू 100 है, तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो 2 का 300% निकाल लेंगे हम, तो 2 का 300% निकालेंगे इस तरह से, तो कितना हो जाएगा 6, तो चौड़ाई कितनी होगी उसकी 6 हो गई है। अब ऊंचाई में भी उसने जो है क्या किया है, तो ऊंचाई में 200%, इसमें 200% की वृद्धि हुई है तो इसका भी 300% निकालेंगे, यानी बेसिक वैल्यू 100 होती है, तो 100 में जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही 100 में जोड़ दो, सीधा सा फंडा होता है, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये नई जो है इसकी साइड आ गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो नया रेशियो आ गया है। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके, तो 9 × 54, 54 दूनी 108, अब नया वॉल्यूम हो गया है 108,
ठीक है, 108 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट में मापते हैं। तो पहले वॉल्यूम 6 था, 108 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 102 का इंक्रीज हुआ। तो उसने पूछा कि आपने देन हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, तो कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो 102 इंक्रीज हुआ है, पहले 6 था तो 6 से इसको डिवाइड कर दो तो 17 6 102 होता है, यानी 17 गुना की वृद्धि हुई है। तो वॉल्यूम में जो है 17 गुना की वृद्धि हुई है, तो यानी डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सोल्व करना आपने, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका लास्ट सम। तो गाइज हमारा जो है मैथ्स का पोर्शन जो जेपीटी पीआरटी में आया हुआ था 2022 का, ये प्रीवियस पेपर था आपका, तो मैंने पूरा करवा दिया है। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मैथ्स जो है हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो जेपीटी पीआरटी की क्लासेस हमारे चैनल पे लगती हैं, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं।